भीमराव अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी ए वेटिंग फॉर ए वीजा के बारे में बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में और उनके संघर्षों के बारे में जानने के लिए इसको पूरा देखें और अपनी जीवन का 1 घंटा निकालकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों को जरूर सुनें। धन्यवाद। शुरू करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी। क्या आप बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में जानना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे भारत देश को पूरी तरह बदल के रख दिया? ये बुक बाबा साहेब अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी है। परिचय। फॉरेनर्स बेशक अनटचेबिलिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि असल में ये किस हद तक अमानवीय है। उनके लिए तो ये सोचना भी बड़ा अजीब है कि क्यों कुछ मुट्ठी भर लोग गांव से बाहर अलग थलग रहने को मजबूर हैं। वो भी ऐसे गांव के बाहर जहां हिंदू लोग मेजोरिटी में रहते हैं। ये अछूत कहे जाने वाले लोग हर रोज गांव की गलियों से गुजरते हुए गंदगी और कचरा सर पे ढोके लेकर जाते हैं। हिंदुओं के दरवाजे पर जाकर उनकी जूठन खाते हैं। हिंदू बनिया की दुकान से तेल मसाले खरीदते हैं तो वो उन्हें छुए बिना सामान देता है। पूरे गांव को अपना ही घर समझते हैं, फिर भी गांव की किसी चीज को छूने का उन्हें हक नहीं है। लोग इनकी परछाई से भी बचकर निकलते हैं। अगर ये किसी को गलती से भी छू ले तो वो आदमी इन्हें 10 गालियां देकर तुरंत नहाने चला जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हिंदू अछूतों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये कैसे बताया जाए, समझ नहीं आ रहा। एक जर्नल डिस्क्रिप्शन या इस छुआछूत के केस रिकॉर्ड और हिंदुओं का इनके प्रति ट्रीटमेंट, ये 2 मेथड है जिनसे ये बात समझाई जा सकती है। मुझे लगता है कि पहले से दूसरा वाला तरीका ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने जो ये सब बातें लिखी है वो अपने और दूसरों के एक्सपीरियंस के बेस पर है। तो अब मैं अपने साथ हुई उन बातों से इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर B.R. अंबेडकर। कोरेगांव की वो घटना जो बचपन में घटी थी, आज भी डराती है। हमारी फैमिली असल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के दापोली तालुका से बिलोंग करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों में ही मेरे फोरफादर्स ने अपना पुश्तैनी काम छोड़कर कंपनी की आर्मी ज्वाइन कर ली थी। मेरे फादर भी फैमिली ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए कंपनी की आर्मी में भर्ती हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी में रहते हुए वो ऑफिसर की रेंज तक पहुंचे और सूबेदार बनकर रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद फादर हमें लेकर दापोली में चले आए, हमेशा के लिए वही सेटल होने के लिए। लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। हम लोग दापोली छोड़कर सतारा चले आए थे, जहां हम 1904 तक रहे थे। वो पहली घटना जहां तक मुझे याद आता है, यहीं पर 1901 में घटी थी। जब हम सतारा में थे, मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। मेरे फादर कोरेगांव, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट के खताव तालुका में आता है, वहां पर कैशियर की नौकरी करते थे। इस जगह पर बॉम्बे गवर्नमेंट का टैंक खुदाई का काम चल रहा था, ताकि वहां की गरीब जनता को कुछ काम मिल सके। उस इलाके में हजारों लोग भूखमरी से मर रहे हैं। कोरेगांव जाने से पहले फादर ने मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी मरी हुई बहन के दोनों बच्चों को हमारी एक रिश्ते की चाची और कुछ मेहरबान पड़ोसियों के भरोसे छोड़ा था। आंटी दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका होना ना होना बराबर ही था। एक तो वो बौनी थी और दूसरा उसके पैरों में कोई बीमारी थी, जिसके कारण वो ठीक से चल फिर नहीं पाती थी। कई बार तो हमें उसे उठाना पड़ता था। मेरी और भी बहनें थी, लेकिन सब शादीशुदा थी और अपने ससुराल वालों के साथ वहां से काफी दूर रहती थी। अब आंटी से तो कुछ काम नहीं होता था, इसलिए खाना पकाने की जिम्मेदारी भी हमारे सर थी। हम चारों बच्चे स्कूल जाते थे और अपना खाना भी खुद ही बनाते थे। रोटी बनाने में मुश्किल आती थी, इसलिए हम ज्यादातर पुलाव खाते थे, जो कि रोटी बनाने से इजी काम था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था,
बस चावलों के साथ मटन मिक्स करके पका लो। कैशियर होने के नाते फादर के लिए स्टेशन छोड़कर सतारा आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए फादर ने हमें लेटर लिखा कि हम कोरेगांव आकर गर्मी की छुट्टी में उनके साथ रहे। कोरेगांव जाने की बात सुनकर हम बच्चे बड़े खुश हुए, स्पेशली उस वक्त तक हम में से किसी ने भी कभी ट्रेन नहीं देखी थी। हमने जोर शोर से जाने की तैयारी शुरू कर दी। इंग्लिश स्टाइल की नई शर्ट्स खरीदी गई, डिजाइन वाली कैप्स, नए शूज, सिल्क बॉर्डर की धोती। जाने से पहले हमने सब कुछ खरीदा था। फादर ने हमें ट्रेवलिंग के बारे में सब कुछ समझा दिया और ये भी बोला कि डेट हम उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर दे ताकि वो हमें लेने अपना पिन भेज सके जो रेलवे स्टेशन से कोरेगांव लेकर जाएगा। इस प्रॉपर अरेंजमेंट करने के बाद मैं, मेरे बड़े भाई और मेरी सिस्टर के बेटे, हम तीनों कोरेगांव के लिए निकल पड़े। आंटी को हमने सतारा में ही छोड़ दिया और पड़ोसियों को उनकी देखभाल करने के लिए बोल दिया था। रेलवे स्टेशन हमारे घर से कोई 10 मील दूर था। हमने स्टेशन जाने के लिए एक तांगा लिया। हम लोग नए नए कपड़े पहनकर बैठे थे और कोरेगांव जाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे। पीछे से हमारी आंटी का रो रो कर बुरा हाल था। हमसे दूर रहने की बात से ही उनकी आधी जान निकल रही थी। स्टेशन पहुंचकर मेरे भाई ने टिकट्स ली और मुझे और मेरी सिस्टर के बेटे को 2-2 आने की पॉकेट मनी दी। पैसे हाथ में आते ही हम नवाब हो गए। सबसे पहले तो हमें लेमनेड खरीद कर पी। कुछ टाइम बाद ट्रेन की विसल बजी। हमें लगा कहीं हम छूट ना जाए, इसलिए जल्दी से हम ट्रेन में चढ़ गए। फादर ने हमें मसूर में उतरने को बोला था, जो कोरेगांव के सबसे पास वाला स्टेशन था। ट्रेन शाम के 5 बजे मसूर स्टेशन पर पहुंची। हम लोग अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरे। हमारे साथ जो लोग उतरे थे सब अपने अपने रास्ते जा चुके थे। बस हम चारों ही प्लेटफॉर्म पर रह गए थे, अपने फादर या उनके सर्वेंट के इंतजार में जो हमें लेने आने वाले थे। हमने बड़ी देर तक वेट किया मगर कोई नहीं आया। 1 घंटे बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमसे टिकट दिखाने को बोला तो हमने दिखा दिया। फिर उसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हमें लेने हमारे फादर या उनका सर्वेंट आने वाले थे, मगर वो लोग आए नहीं और हमें आगे का रास्ता नहीं मालूम। हम लोगों के कपड़े और हाव भाव से कोई नहीं बोल सकता था कि हम अछूत है। स्टेशन मास्टर को लग रहा था कि हम शायद ब्राह्मण के बच्चे हैं, इसलिए उसे हमसे बड़ी हमदर्दी हो रही थी। और जैसा कि हिंदुओं में रिवाज है, उसने हमसे हमारी कास्ट पूछी। 1 सेकंड में मेरे मुंह से निकला कि हम महार है। महार कम्युनिटी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अछूत समझा जाता है। स्टेशन मास्टर के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। एक ही पल में उसका रंग बदल गया। उसके चेहरे से नफरत के भाव साफ झलक रहे थे। जैसे ही उसने सुना कि हम कौन है, वो तुरंत वापस अपने रूम में चला गया और हम जहां थे वहीं खड़े रहे। 15 से 20 मिनट और गुजर गए। सूरज डूबने जा रहा था। मेरे फादर और उनके सर्वेंट का कहीं अता पता नहीं था। लास्ट में स्टेशन मास्टर भी अपने घर चला गया। हम लोग बेहद मायूस हो गए। जिस खुशी और मस्ती में हम घर से निकले थे, अब उदासी में बदल गई थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और पूछा, अब तुम लोगों ने क्या सोचा है? हमने कहा, अगर हमें कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव के लिए निकल लेंगे, नहीं तो पैदल ही चले जाएंगे अगर ज्यादा दूर नहीं हुआ तो। स्टेशन के बाहर कई सारी बैलगाड़ियां सवारी के इंतजार में खड़ी थी, मगर हमारे महार होने के बाद फैल गई थी, इसलिए कोई भी गाड़ी वाला हमें ले जाने को तैयार नहीं था। हम अछूत थे ना उनकी गाड़ियों को गंदा जो कर देते। डबल किराए का ऑफर भी काम नहीं आया। हमारी तरफ से बार्गेन करने वाला स्टेशन मास्टर, जो अब तक खड़ा चुपचाप तमाशा देख रहा था, अचानक हमसे पूछने लगा, क्या तुम बैलगाड़ी चला सकते हो? हमें लगा शायद वो हमारी हेल्प करना चाहता है, तो हमने चिल्लाकर बोला, हाँ हम चला सकते हैं। तो ठीक है, बैलगाड़ी तुम चलाओगे, मगर तुम्हें गाड़ी वाले को डबल किराया देना होगा
और वो पैदल तुम्हारे साथ साथ चलेगा। इस शर्त के साथ एक गाड़ी वाला हमें अपनी गाड़ी देने को तैयार हुआ। आखिर होता भी क्यों नहीं, एक तो उसे डबल भाड़ा मिल रहा था और ऊपर से उसे किसी को अछूत के साथ भी नहीं बैठना पड़ेगा। अब शाम के 6:30 हो चुके थे। हम रात होने से पहले कोरेगांव पहुंचना चाहते थे, इसलिए हमने गाड़ी वाले से पहले ही पूछ लिया कि कोरेगांव अभी कितनी दूर है और हमें कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन उसने हमें अश्योर किया कि कोरेगांव 3 घंटे से ज्यादा दूर नहीं है। उसकी बात का यकीन करते हुए हमने अपना सामान चढ़ाया और बैलगाड़ी में बैठ गए। जाने से पहले हमने स्टेशन मास्टर का शुक्रिया अदा किया। हम में से एक ने गाड़ी हाँकने की जिम्मेदारी ली और सफर शुरू हुआ। गाड़ी वाला हमारे साइड में ही चल रहा था। अभी स्टेशन से कुछ ही दूर एक नदी पड़ती थी। नदी सूखी पड़ी थी, बस कहीं कहीं पर पानी भरा हुआ था। गाड़ी वाले ने हमसे बोला, यहाँ रुककर थोड़ा खाना वाना खा लो, आगे रास्ते में पानी नहीं मिलेगा। हमने उसकी बात मान ली और गाड़ी रोक दी। उसने बोला, मुझे मेरे किराए में से थोड़े पैसे दे दो, पास के गांव जाकर खाना खा के आता हूँ। मेरे भाई ने उसे थोड़े पैसे दे दिए। मैं जल्दी से खाना खाकर लौटता हूँ, उसने बोला और चला गया। भूख तो हमें भी बड़े जोरों की लगी थी, तो हम भी खाना निकालकर खाने लगे। आंटी ने पड़ोसियों को बोलकर रास्ते के लिए बढ़िया खाना बनवाया था। हमने टिफिन बॉक्स खोले और खाने बैठ गए। हम में से एक पानी लेने नदी के किनारे गया, मगर वो वहाँ पानी की जगह कीचड़ भरा हुआ था, जिसमें जानवरों का गोबर भरा हुआ था। ये पानी इंसानों के पीने लायक तो हरगिज नहीं था। उसमें से इतनी बदबू आ रही थी कि हमें उल्टी आ गई। हमने खाने के डब्बे बंद कर दिए और गाड़ी वाले का वेट करने लगे। उसका कहीं अता पता नहीं था। फिर बड़ी देर बाद वो वापस आया तो एक बार फिर हमने जर्नी स्टार्ट की। कोई 4 या मील चलने के बाद अचानक वो गाड़ी में चढ़ गया और गाड़ी खुद हाँकने लगा। उसकी ये हरकत बड़ी अजीब थी। पहले तो वो हमारे साथ गाड़ी में बैठने को तैयार ही नहीं था कि कहीं हमारे टच करने से वो गंदा ना हो जाए, और अब देखो खुद गाड़ी चला रहा था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। खैर, डर के मारे हमने उससे कुछ पूछा भी नहीं, बस यूं ही चुपचाप बैठे रहे। हमें तो बस कोरेगांव पहुंचने की जल्दी थी। बैलगाड़ी चलती जा रही थी। हम सब खामोश थे। यूं ही चलते चलते थोड़ी देर बाद रात का अंधेरा छा गया। रोड्स में स्ट्रीट लैंप ना होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से सड़क भी एकदम सुनसान थी, दूर दूर तक ना आदमी की जान। हमारी जान सूख रही थी। मसूर से चले हुए बहुत देर हो गई थी। लगभग 3 घंटे से ज्यादा का सफर हो चुका था। अब तक तो कोरेगांव आ जाना चाहिए था। हमें अब कुछ शक सा हो रहा था कि जरूर ये गाड़ी वाला हमें किसी सुनसान जगह पे ले जाकर मार डालेगा, क्योंकि हमने अच्छे कपड़े और गोल्ड ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई थी और पैसे भी थे हमारे पास। बेसब्री में हम जब भी उससे पूछते, भैया कोरेगांव और कितनी दूर है, तो उसका एक ही जवाब होता, ज्यादा दूर नहीं है, बस पहुंचने वाले हैं। अब तक रात के 10 बज चुके थे मगर कोरेगांव नहीं आया था। हम लोग बड़ी देर तक रोते रहे और उस गाड़ी वाले को कोसते रहे, मगर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी हमें दूर से लाइट जलती दिखी। गाड़ी वाले ने पूछा, तुम्हें वो लाइट दिख रही है? ये टोल कलेक्टर की लाइट है, हम रात को यही रुकेंगे। सुनकर हम थोड़े रिलैक्स हुए। जहां से लाइट आ रही वहां टोल कलेक्टर का हट था। हमने सवाल पूछ कर गाड़ी वाले की जान खा ली थी। कब पहुंचेंगे? हम सही रोड से तो जा रहे हैं ना, कितनी टाइम और लगेगा, वगैरह वगैरह। और पूरे 2 घंटे बाद फाइनली आधी रात के वक्त बैलगाड़ी टोल कलेक्टर के हट पे आके रुकी। ये जगह एक पहाड़ी की नीचे थी। हमारी तरह वहाँ कई सारी बैलगाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। सब यहाँ पर रात को रेस्ट करने के लिए रुके थे।
अब तक हमें जोरों की भूख लग आई थी। खाना तो हमारे पास था लेकिन पानी नहीं था। तो हमने अपने गाड़ी वाले से पूछा कि हमें पानी मिल सकता है क्या। गाड़ी वाले ने कहा टोल कलेक्टर हिंदू है और अगर तुमने बोला कि तुम महार हो तो पानी मिलने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसा करो खुद को मुसलमान बोल दो, तब वो शायद तुम्हें पानी दे दे। उसकी एडवाइस पर मैं टोल कलेक्टर के पास गया और पूछा थोड़ा पानी मिलेगा क्या। कौन हो तुम, उसने पूछा। हम मुस्लिम्स हैं। क्योंकि मुझे अच्छी उर्दू आती थी इसलिए मैंने ये बात उर्दू में उसे कन्विंस करने के लिए बोली। उसे हम पर शक तो नहीं हुआ लेकिन पानी हमें फिर भी नहीं मिला। उसने बड़े रुडली कहा तुम्हारे लिए किसने यहाँ पानी रखा है, ऊपर पहाड़ी पे पानी मिल जाएगा, अगर चाहिए तो जाकर ले आओ, मेरे पास कोई पानी वानी नहीं है। मैं गाड़ी के पास आया और अपने भाई को सारी बात बताई। मुझे नहीं पता उसे कैसा फील हुआ होगा मगर उसने हम सबको सोने के लिए बोल दिया। बैलों को गाड़ी से खोल दिया गया था। गाड़ी को नीचे जमीन पर रखा गया जिसके अंदर हमने अपने बिस्तर लगाए और सोने के लिए लेट गए। यहाँ काफी लोग थे इसलिए अब हम बेफिक्र होके सो सकते थे। लेकिन हमारे दिमाग में कई सारी बातें घूम रही थी। हमारे पास खाने की ढेर सारी चीजें थे और भूख भी काफी लगी थी लेकिन बस पानी नहीं था। और हमें पानी सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हम अछूत थे। और यही एक ख्याल बार बार हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैंने बोला हम सेफ जगह पर है इसलिए चलो सोते हैं। लेकिन मेरा भाई नहीं माना, हम चारों एक साथ सो जाए, ये बात उसे ठीक नहीं लग रही थी। कुछ भी हो सकता है इसलिए 2 लोग सोएंगे और बाकी 2 पहरा देंगे, उसने आइडिया दिया। और इस तरह बारी से सोकर हमने पहाड़ी के नीचे वो रात गुजारी। सुबह 5 बजे के करीब गाड़ी वाला आया और बोला कोरेगांव के लिए निकलते हैं, मगर हमने साफ मना कर दिया। 8 बजे से पहले हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अब हम कोई चांस नहीं ले सकते। गाड़ी वाला चुप हो गया। ठीक 8 बजे हम कोरेगांव के लिए निकल पड़े और करीब 11 बजे कोरेगांव पहुँचे। मेरे फादर ने जब हमें देखा तो सरप्राइज रह गए। दरअसल उन्हें हमारे आने की कोई खबर नहीं थी। हमने इन्फॉर्मेशन दी थी मगर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। बाद में पता चला कि सारी गलती दरअसल सर्वेट की थी। उसे हमारा लेटर मिला मगर वो फादर को देना भूल गया था। इस घटना का मेरी लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तब मैं सिर्फ 9 इयर्स का था, लेकिन आज भी इस घटना का असर मेरे दिलो दिमाग में उतना ही गहरा है। मुझे ये मालूम था कि मेरा जन्म एक अछूत फैमिली में हुआ है, मगर अछूत के साथ असल में कैसा सलूक किया जाता है ये बात मैं बड़े अच्छे से समझ चुका था। जैसे कि हमको बाकी बच्चों के साथ बैठना अलाउड नहीं था। क्लास में मेरी परफॉर्मेंस किसी से भी कम नहीं थी, फिर भी मुझे एक कोने में बैठना होता था। मेरे चटाई भी अलग थी जिसमें मैं अकेला बैठता था। क्लासरूम की सफाई करने वाला मेरी चटाई को टच भी नहीं करता था। मुझे अपनी चटाई को घर लेकर जाना होता था और अगले दिन फिर वापस लाता था। ऊंची जात के बच्चों को जब प्यास लगती वो स्कूल के नल को खोलकर पानी पी लेते थे, लेकिन मेरी कंडीशन अलग थी। मुझे नल को छूने की परमिशन नहीं थी। मुझे प्यास लगती तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता, फिर टीचर चपरासी को बोलते और वो मेरे लिए नल खोलता था, तब जाकर मुझे पानी पीने को मिलता। अगर चपरासी आसपास नहीं है तो उसके आने तक मुझे प्यासे रहना होता था। मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी थी, अगर चपरासी नहीं तो पानी नहीं। मेरे घर में कपड़े धोने का काम मेरी सिस्टर करती थी। सतारा में धोबियों की कमी नहीं थी और ना ही हमारे पास पैसे की कमी थी। बात बस ये थी कि हम अछूतों के कपड़े कोई धोबी छूने तक को तैयार नहीं था। मतलब कि बाल काटने से लेकर हम लड़कों की शेविंग तक मेरी बड़ी बहन करती थी। वैसे भी इस काम में अब वो एक्सपर्ट हो गई थी।
सतारा में कई सारे बार्बर थे जिनके पास हम जाके बाल कटवा सकते थे, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम बार बार हमें छूता कैसे। इन सब चीजों की मुझे आदत पड़ चुकी थी, मगर कोरेगांव की घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसने मुझे अनटचेबिलिटी के बारे में काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। बैक फ्रॉम द वेस्ट एंड अनेबल टू फाइंड लॉजिंग इन बड़ौदा। 1916 में मैं पढ़ाई पूरी करके इंडिया लौटा। मुझे बड़ौदा के महाराजा ने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका भेजा था, जहां मैंने 1913 से 1917 तक न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टडी की। फिर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए मैं 1917 में लंदन चला गया। मैंने वहां यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन लिया, मगर 1918 में ही अपनी स्टडीज फिनिश किए बिना मैं वापस इंडिया आ गया था। मुझे बड़ौदा स्टेट की नौकरी करनी थी क्योंकि उन्होंने ही मेरी एजुकेशन का सारा खर्चा उठाया था। मुझे इंडिया आते ही बड़ौदा जाना पड़ा था, मगर मेरे बड़ौदा की सर्विस छोड़ने का मेरे प्रेजेंट पर्पज से कोई लेना देना है। मैं इस मसले में पड़ना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो बस बड़ौदा में अपने साथ हुए सोशल एक्सपीरियंसेस को लेकर कंसेंट हूँ और उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। यूरोप और अमेरिका में जो 5 साल मैंने गुजारे थे उससे मेरे दिलो दिमाग से अनटचेबिलिटी की बातें एकदम साफ हो गई थी। मैं भूल चुका था कि मैं एक अछूत हूँ और ये भी भूल चुका था कि इंडिया में एक अछूत जहाँ भी जाता है वहाँ अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन मैं जैसे ही इंडिया लौटा, स्टेशन से बाहर कदम रखते ही मेरे दिमाग में कुछ सवाल घूमने लगे। मुझे कहाँ जाना है? कौन मुझे लेने आएगा? मैं बेहद मायूस हो गया था। मैं जानता था इस शहर में कई सारे हिंदू होटल्स हैं जिन्हें विशिष्ट बोलते हैं, मगर वो लोग मुझे अंदर घुसने नहीं देंगे। एक ही तरीका था कि मैं झूठ बोलकर रूम बुक करा लूं, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो? मुझे मालूम था अगर मैं पकड़ा गया तो अंजाम क्या होगा। बड़ौदा में मेरे कुछ फ्रेंड्स भी रहते थे जो मेरे साथ अमेरिका में पढ़े थे। अगर मैं उनके पास गया तो क्या वो रहने देंगे? मुझे श्योर नहीं था, हो सकता है वो रहने दे या फिर एक अछूत को अपने घर बुलाने में उन्हें शर्म आए। मैं बड़ी देर तक स्टेशन की छत के नीचे खड़े यही सोचता रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो इंक्वायरी करता हूं कि कैंप में कोई जगह है। अब तक सारे पैसेंजर्स जा चुके थे, बस मैं ही बचा था। 1-2 हैकनी कैरेज ड्राइवर्स यानी कुली जिन्हें कोई पैसेंजर नहीं मिला था, सामान उठाने के लिए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने एक को आवाज लगाई और पूछा, यहाँ कैंप में कोई होटल है क्या? उसने कहा एक पारसी सराय है और वो लोग पेइंग गेस्ट लेते हैं। पारसी सराय का नाम सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। पारसी लोग ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन को मानते हैं। इनके यहाँ छूत अछूत जैसा कोई कल्चर नहीं है क्योंकि उनके धर्म में अनटचेबिलिटी है ही नहीं। तो इस पारसी सराय में मुझे अछूत की तरह ट्रीट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। बड़ी उम्मीद के साथ बेफिक्र होकर मैंने अपना सामान कुली को दिया और ड्राइवर को कैंप में पारसी सराय चलने को बोला। एक 2 स्टोरी बिल्डिंग में पारसी सराय थी। सराय का केयरटेकर एक बूढ़ा पारसी था जो अपनी फैमिली के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। जो टूरिस्ट यहाँ रहने आते उनके खाने पीने की जिम्मेदारी केयरटेकर पर थी। बिल्डिंग के सामने हमारी गाड़ी आके रुकी तो पारसी केयरटेकर ने मुझे ऊपर जाने को बोला। मैं ऊपर चला गया। कैरेज ड्राइवर मेरा सामान लेकर आया और अपना किराया लेकर वापस चला गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि आखिर मेरे रहने की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। मैंने कपड़े चेंज कर ही रहा था कि केयरटेकर हाथ में एक बुक लिए मेरे रूम में आया। तब तक उसने देख लिया था कि मैंने सदरा और कस्ती नहीं पहना था जो पारसियों की पहचान है। कौन हो तुम? उसने तीखी आवाज में पूछा।
मुझे मालूम नहीं था कि पारसी सराय सिर्फ पारसी लोगों को रूम देती है। मैंने बोला मैं हिंदू हूँ। उसे बड़ा शौक लगा। तुम यहाँ नहीं रह सकते, उसने मुझे बोला। मुझे बेहद डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर से मेरे सामने वही सवाल खड़ा हो गया, जाऊं तो जाऊं कहाँ? खुद को कंट्रोल करते हुए मैंने उसे बोला, मैं हिंदू हूं तो क्या हुआ? मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? मुझे रजिस्टर भी तो मेंटेन करना होता है। कौन यहाँ आता है, कौन जाता है? उसकी बात में पॉइंट था। मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ आ रही थी। मुझे एक आइडिया आया। रजिस्टर में लिखने के लिए मैं कोई पारसी नाम रख लेता 11 हूँ। मैंने कहा, वैसे भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो तुम्हें क्यों है? और मैं यहाँ रहने के पैसे भी तो दे रहा हूँ, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। केयरटेकर मेरी बात से एग्री लग रहा था। वैसे भी काफी टाइम वहाँ कोई पेइंग गेस्ट नहीं आया था और उसे पैसे की भी जरूरत थी। लेकिन एक कंडीशन पर तुम यहाँ रह सकते हो, तुम रहने खाने का रोज का 1.5 रुपया देना होगा। वो बोला। मैंने झट से हाँ बोला और एक पारसी नाम से रूम बुक करवा लिया। रजिस्टर में मेरा नाम लिखकर वो नीचे चला गया। मैंने चैन की सांस ली। एक मुसीबत हल हुई। मैं खुश था, लेकिन खुशी मेरी किस्मत में कहा। मुझे क्या मालूम था मेरी खुशी कुछ पल की है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपने शॉर्ट स्टे का ट्रेजिक एंड सुनाऊं, मैं आपको बताता हूं कि मैंने वहां कैसे टाइम स्पेंड किया। इस सराय के फर्स्ट फ्लोर में एक स्मॉल बेडरूम था, जिसके साथ लगा हुआ एक छोटा सा बाथरूम था। बाकी एक बड़ा हॉल था। उस कमरे में दुनिया भर का कबाड़ रखा हुआ था, चारपाई, बेंचेस, टूटी हुई कुर्सियां वगैरह। इस कबाड़ खाने के बीच मैं इकलौता पेइंग गेस्ट था। सुबह केयरटेकर मेरे लिए एक कप चाय लेकर आया। फिर 9:30 बजे वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। उसके बाद रात के 8:30 बजे वो मेरा डिनर लाया। वो सिर्फ चाय और खाना देने ही मेरे पास आता था। उसके अलावा वो कभी मेरे कमरे में रुकता तक नहीं था। मैं किसी तरह दिन काट रहा था। महाराज ऑफ बड़ौदा ने मुझे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में प्रोबेशनर की नौकरी पर रखा था। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलता था और रात के 8 बजे तक लौटता था। मेरी कोशिश यही रहती थी कि ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ जितनी देर हो टाइम स्पेंड कर सकें। सराय में अकेले रात काटना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन करता क्या? कोई चारा भी तो नहीं था। सराय एकदम खाली थी। मैं बातचीत करता भी तो किससे? पूरा हाल अंधेरे में डूबा रहता था। ना लाइट का इंतजाम था, ना ऑल लैंप जलते थे। केयर टेकर ने मेरे लिए एक छोटा हरिकेन लैंप रखा हुआ था, जिसकी लाइट समझ लो ना के बराबर ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई आदिमानव हूँ जो गुफा में रहता है और किसी दूसरे इंसान से बात करने को तरसता है। लेकिन कोई नहीं था जो मेरा सुख दुख बांटता। अपना दिल बहलाने के लिए मैंने किताबों का सहारा लिया। मैं अब हर वक्त पढ़ता रहता था। किताबें पढ़कर अकेलापन कुछ हद तक कम हुआ, मगर हाल में चमगादड़ों ने घर बना रखे थे जिनकी आवाज मुझे डिस्टर्ब करती थी। रात को जब वो अपने पंख फड़फड़ाते तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती थी, जैसे कोई कब्रिस्तान है। कई बार मुझे खुद पे ही गुस्सा आता था कि मैं क्यों इस जगह में रहता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता कि आखिर जो भी हो, मेरा दुख, मेरी परेशानी सब अपनी जगह, मगर मेरे पास सर छुपाने को एक जगह तो है। एक तरह से मैं खुद को ही तसल्ली दे रहा था। एक दिन मेरा बाकी का सामान लेकर मेरी सिस्टर का बेटा जब बॉम्बे से मेरे पास आया तो उसे मेरी हालत पर रोना आ गया। वो जोरों से रो रहा था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया और तुरंत उसे वापस भेज दिया। मैं एक पारसी सराय में छुपकर नाम चेंज करके रहता हूँ। ये बात अगर किसी को पता चली तो मैं पकड़ा जाऊंगा।
मुझे इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था, इसलिए मैं स्टेट बंगलो लेने का जुगाड़ कर रहा था। मगर प्राइम मिनिस्टर ने मेरी रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए ये एक अर्जेंट मामला था, उनके लिए नहीं। मेरी पिटीशन एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास चक्कर खा रही थी। मुझे फाइनल रिप्लाई मिलता उससे पहले ही वो मनहूस दिन आ गया। पारसी सराय में ये मेरा 11वां दिन था। सुबह ब्रेकफास्ट करके मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। मैं कुछ बुक्स लेकर निकल ही रहा था जिन्हें मुझे आज लाइब्रेरी में वापस करना था कि तभी मैंने सीढ़ियों पर कुछ लोगों की आवाज सुनी। मुझे लगा शायद सराय में रहने के लिए कुछ लोग बाहर से आए हैं। ये देखने के लिए कि कौन आया है, मैं रूम से बाहर झांकने लगा। मैंने देखा लंबे टेढ़े पारसी लोगों का एक ग्रुप गुस्से में मेरे ही रूम की तरफ आ रहा था। उन सबके हाथ में स्टिक्स थी। उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि ये कोई टूरिस्ट ग्रुप नहीं है, और उन्होंने भी इस बात का प्रूफ तुरंत दे दिया। वो लोग मेरे रूम के बाहर लाइन में खड़े हो गए और मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी बनकर यहाँ रहने की? बदमाश कहीं के, तुमने पारसियों की जगह को अछूत कर दिया है। उनके सवाल बॉम्ब की तरह मेरे दिमाग में फट रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं चुपचाप खड़ा रहा। अब और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। मेरी पोल खुल चुकी थी। इनफैक्ट मेरा खुद को पारसी बोलना एक फ्रॉड है और मेरा फ्रॉड पकड़ा गया था। जो गेम मैं खेल रहा था उसमें कभी ना कभी तो पकड़ा जाता। तब ये पारसी शायद मेरी जान ही ले लेते, मगर मेरी चुप्पी और डर ने मुझे बचा लिया। तुम यहाँ से कब जा रहे हो? उनमें से एक ने पूछा। बड़ी मुश्किल से मुझे एक शेल्टर मिला था। मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अब मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैंने उनसे कहा, मुझे कम से कम 1 हफ्ते की तो मोहलत दो। मैंने सोचा तब तक शायद मिनिस्टर मुझे स्टेट बंगलो दिलवा देंगे, लेकिन उन पारसी लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे अल्टीमेटम मिला कि शाम तक मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चलता बनूं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने अपना सारा सामान समेटा और वहां से निकलकर सड़क पे आ गया। अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उस वक्त मेरी हालत क्या थी, क्या बताऊं। मैं फूट फूट कर रोया। मेरे दिल से सबके लिए बद्दुआ निकल रही थी। मेरे सर से छत छीन ली गई थी। कहने को तो वो जगह किसी जेल की कोठरी से कम नहीं थी, लेकिन मेरे लिए उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पारसियों के चले जाने के बाद मैं कुछ देर सोचता रहा कि अब क्या करूँ। मुझे पूरा यकीन था कि जल्दी मुझे स्टेट बंगलो मिल जाएगा और फिर सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसलिए घर की प्रॉब्लम एक टेम्परेरी प्रॉब्लम थी, इस बारे में ज्यादा टेंशन क्या लेना। तब तक मैं किसी फ्रेंड के घर जा सकता हूँ, लेकिन बड़ौदा में मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जो मेरी तरह अनटचेबल हो। दूसरी जात वाले कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स थे। एक हिंदू था और एक इंडियन क्रिश्चियन। पहले मैं अपने हिंदू फ्रेंड के घर गया। उसे मैंने सारी स्टोरी सुनाई। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और दिल का बड़ा मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसे सुनकर दुख हुआ, मगर उसने एक बात बोली, तुम मेरे घर आ सकते हो मगर मेरे सारे नौकर भाग जाएंगे। मतलब कि उसने हिंट दे दिया कि कोई अछूत उसके घर नहीं आ सकता। मैंने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। अपने क्रिश्चियन फ्रेंड के पास मैं जाना नहीं चाहता था। एक बार उसने मुझे अपने घर रहने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन तब मुझे पारसी सराय में रहना था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया था। इसकी एक वजह थी, उसकी कुछ हैबिट्स मुझे पसंद नहीं थी और अब उसके घर जाकर मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहता था। मैं अपने ऑफिस गया, लेकिन अपने लिए एक शेल्टर ढूंढने का मैं कोई चांस मिस नहीं करना चाहता था। एक फ्रेंड ने मुझे उसी क्रिश्चियन फ्रेंड के पास जाने की एडवाइस दी। जब मैं उसके घर गया और उससे रहने के लिए पूछा तो उसने बोला, मेरी वाइफ कल बड़ौदा लौट रही है, उससे पूछ के बताता हूँ।
बाद में मुझे पता चल गया था कि उसने बड़े डिप्लोमेटिकली मुझे टरका दिया था। असल में वो और उसकी फैमिली ओरिजिनली ब्राह्मण कास्ट के थे, लेकिन अब वो क्रिश्चियन बन चुके थे। वेट होने के बाद मेरा फ्रेंड तो लिबरल सोचता था, मगर उसकी वाइफ अभी भी ऑर्थोडॉक्स ख्यालों की थी और मुझ जैसे अछूत को घर में नहीं रखना चाहती थी। मेरी आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल गई थी। शाम के करीब 4 बज रहे थे जब मैं अपने इंडियन क्रिश्चियन फ्रेंड के घर से निकला। मेरे सामने सबसे बड़ा एक ही सवाल था, कहाँ जाऊं? पारसी सराय मैंने छोड़ दी थी और किसी फ्रेंड के घर मुझे जगह नहीं मिली। अब बस एक ही रास्ता बचा था कि मैं बॉम्बे लौट जाऊं। बड़ौदा से बॉम्बे की ट्रेन रात के 9 बजे छूटती थी। अभी 5 घंटे बाकी थे। 5 घंटे कैसे गुजारे जाएं? क्या फिर से सराय में जाऊं या फ्रेंड के घर जाऊं? पारसी सराय जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कहीं वो लोग मुझ पर अटैक ना कर दे। दोस्त के घर मैं जाना नहीं चाहता था। मैं मजबूर था, लेकिन उसके सामने खुद को और मजबूर नहीं दिखाना चाहता था। तो मैंने सोचा चलो कमाठी बाग पार्क में चलता हूँ, जो शहर और कैंप के बीच में पड़ता है। वक्त मेरे माइंड में कई सारी बातें घूम रही थी। मेरे साथ अब तक जो कुछ हुआ था उसके बारे में, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स जो मुझे बड़े याद आ रहे थे। करीब 8 बजे मैं गार्डन से निकला, एक तांगा लिया और सीधे पारसी सराय आकर रुका। मैंने अपना लगेज उतारा। केयर टेकर मुझे देखकर बाहर आ गया। हमने एक दूसरे को देखा, वो भी चुप रहा, मैं भी चुप रहा। शायद उसे लग रहा था कि शायद उसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उसका बिल दिया और वो चुपचाप पैसे लेकर वापस अंदर चला गया। मैं बड़ी उम्मीद लेकर बड़ौदा आया था। मैंने कई सारे ऑफर्स भी रिजेक्ट किए थे। वहाँ टाइम चल रहा था। इंडिया में कई सारे एजुकेशनल सर्विसेज में वैकेंट पोस्ट थी। वैसे तो मैं लंदन में भी कई जाने माने लोगों को जानता था, मगर मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया था। मुझे लगा मेरी फर्स्ट ड्यूटी बड़ौदा के महाराज के लिए है, जिन्होंने मेरी एजुकेशन का सारा खर्चा उठाया था। और आज मैं बड़ौदा में 11 दिन रहकर वापस बॉम्बे जाने को मजबूर हूँ। पूरे 18 सालों तक मुझे ये सीन नहीं भूला था। गुस्से में पागल 1 दर्जन पारसी हाथों में डंडे लिए मेरे आगे खड़े हैं और मैं उनसे रहम की भीख मांग रहा हूँ। और इतने सालों बाद भी इस बात को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि एक अछूत जितना हिंदू के लिए अछूत है, उतना ही पारसियों के लिए भी है। 3 प्राइड, ऑकवर्डनेस एंड अ डेंजरस एक्सीडेंट इन चालीसगांव। ये 1929 था। बॉम्बे गवर्नमेंट ने अछूतों के दुख दर्दों के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की। मैं इस कमेटी का मेंबर था। कमेटी को पूरे इलाके में घूमकर अछूतों पर हो रहे जुल्म और इनजस्टिस के मामलों को इन्वेस्टिगेट करना था। कमेटी को डिवाइड किया गया। मेरे साथ एक और मेंबर था। हमें खानदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट दिए गए थे। हम दोनों ने अपने काम फिनिश करके अलग अलग निकल गए। वो एक हिंदू संत से मिलने चला गया और मैं ट्रेन से बॉम्बे के लिए निकल पड़ा। चालीसगांव में उतरकर मैं एक विलेज में गया जो धुलिया लाइन में पड़ता था। मुझे यहाँ पर एक सोशल बायकाट का केस इन्वेस्टिगेट करना था। गांव के कुछ हिंदुओं ने एक अनटचेबल को गांव से बाहर निकाल दिया था। चालीसगांव के अछूत स्टेशन आए और मुझसे रिक्वेस्ट करके बोले कि मैं रात में उनके साथ स्टे करूं। मेरा प्लान था कि मैं सोशल बायकाट का केस स्टडी करके सीधे बॉम्बे चला जाऊंगा, लेकिन उन लोगों की रिक्वेस्ट पर मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैंने विलेज जाने के लिए धुलिया की ट्रेन ली। वहां पहुंचकर मैंने उन्हें विलेज की सिचुएशन के बारे में बताया और नेक्स्ट ट्रेन से चालीसगांव आ गया। स्टेशन पर चालीसगांव के अछूत मेरा वेट कर रहे थे। उन्होंने मुझे फूलों की माला पहनाई। अछूतों का मोहल्ला यानी माहरवाड़ा वहां से 2 मील दूर था। बीच में एक नदी पड़ती थी जिस पर एक पुल था। हमें इसी पुल से होकर विलेज तक जाना था।
स्टेशन पर कई सारे तांगे सवारी के इंतजार में खड़े थे, वैसे मारवाड़ा वॉकिंग डिस्टेंस में था। मुझे लगा लोग आएंगे और तुरंत मुझे उस तरफ ले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं और मुझे समझ नहीं आया कि मैं वेट क्यों कर रहा हूँ। करीब 1 घंटे बाद एक तांगा प्लेटफॉर्म पे मेरे पास आकर रुका। मैं उस पर बैठ गया। उस तांगे पर हम 2 ही लोग थे, एक तांगे वाला और एक मैं। बाकी लोग एक शॉर्टकट से पैदल आ रहे थे। तांगा अभी 200 कदम भी नहीं चला होगा कि एक कार के साथ उसकी टक्कर होते होते बची। मुझे क्या पता था कि ड्राइवर इतना अनाड़ी होगा। वहां खड़ा एक पुलिसमैन जोर से चिल्लाया, तब जाकर कार वाले ने ब्रेक लगाए। खैर, हम लोग पुल तक पहुंचे। इस पुल की रेलिंग या दीवारें नहीं थी, जैसा कि अक्सर नदी के बड़े पुलों में होती है। 5 या 10 फीट की दूर पर बीच बीच में पत्थर लगे हुए थे। जिस रोड पे हम आ रहे थे, ये पुल उससे राइट एंगल पर नदी के ऊपर बना था, इसलिए रोड से पुल तक आने के लिए एक शार्प टर्न लेना पड़ता था। पुल के फर्स्ट स्टोन के पास घोड़े ने स्ट्रेट जाने के बजाय टर्न ले लिया और लड़खड़ा गया। तांगे का पहिया इतनी जोर से पत्थर से टकराया कि मैं तांगे से उछलकर सीधा जमीन पर गिरा और मेरा तांगा और घोड़ा दोनों जाकर नदी में गिरे। मैं इतने जोर से गिरा था कि थोड़ी देर यूं ही सेंसलेस पड़ा रहा। मारवाड़ा नदी के अपोजिट साइड में था। स्टेशन में मुझे लेने जो लोग आए थे वो शॉर्टकट लेकर मुझसे पहले पहुंच चुके थे। उन्होंने मुझे उठाया और मारवाड़ा लेकर गए। बच्चे, औरतें, मर्द सब मेरी हालत पर रो रहे थे। मैं बुरी तरह इंजर्ड था, मेरा पैर भी टूट गया था। कई दिनों तक तो मैं चल ही नहीं पाया। ये सब अचानक कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डेली उस पुल से तांगे पास होते थे, लेकिन कभी किसी घोड़े वाला का कंट्रोल लूज नहीं हुआ, तो फिर मेरा तांगा ही क्यों टूटा। इंक्वायरी करने पर असली बात मालूम पड़ी। रेलवे स्टेशन पर तांगा मिलने में टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि कोई भी तांगे वाला एक अनटचेबल को अपने तांगे में बिठाने को रेडी नहीं था। ये उनकी शान के खिलाफ था और मैं स्टेशन से पैदल चलकर जाऊं, ये बात माहार लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो डिसाइड ये हुआ कि तांगे वाला अपनी तांगा रेंट पर देगा, मगर खुद नहीं चलाएगा। माहर लोगों को कोई दूसरा ड्राइवर ढूंढना होगा जो मुझे बैठाकर माहरवाड़ी तक लेकर जाए। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि इज्जत से ज्यादा से पैसेंजर की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। इनमें से किसी को भी तांगा चलाना नहीं आता था, क्योंकि ये इनका काम नहीं था। फिर एक आदमी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मुझे तांगे पर बिठाकर ले गया। उसने सोचा तांगा चलाना कौन सा मुश्किल काम है, मगर उससे कंट्रोल छूट गया और ये एक्सीडेंट हो गया। 40 गांव के इन माहार लोगों ने तो इज्जत बचाने के लिए मेरी लाइफ ही दांव पे लगा दी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि एक अनपढ़ तांगे वाला भी खुद को एक अछूत से कहीं ज्यादा सुपीरियर समझता है, फिर चाहे वो अछूत कोई बैरिस्टर ही क्यों ना हो। 4. पोल्यूटिंग द वाटर इन द फोर्ट ऑफ दौलताबाद। दौलताबाद फोर्ट में पानी गंदा करना। 1934 में मूवमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस के मेरे कुछ साथियों ने मेरे साथ घूमने का प्लान बनाया। मैं मान गया। हमने डिसाइड किया कि हम लोग वेरुल के बुद्धिस्ट केव्स भी जाएंगे। मुझे पहले नासिक जाना था, जहां मेरे फ्रेंड्स मुझे ज्वाइन करने वाले थे। वेरुल जाने के लिए हमें पहले औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद तब मोहम्मडन स्टेट हैदराबाद का एक टाउन था जो हिज हाइनेस निजाम के अंडर आता था। औरंगाबाद पहुंचने के लिए हमें पहले एक और शहर दौलताबाद से होकर गुजरना था। ये टाउन भी हैदराबाद स्टेट में था। दौलताबाद एक हिस्टोरिकल सिटी है। किसी जमाने में ये एक फेमस हिंदू राजा रामदेव राय की कैपिटल हुआ करता था। दौलताबाद फोर्ट के जाना माना एंशिएंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, जिसे देखने दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। तो हमने भी प्लान किया कि हम लोग दौलताबाद फोर्ट देखने जाएंगे।
हमने कुछ बसें और टूरिस्ट कार हायर की। हम लोग कुल मिलाकर 30 लोग थे। हम नासिक से येओला पहुंचे क्योंकि ये औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता था। वैसे हमने पहले से अपना कोई टूरिस्ट प्लान अनाउंस नहीं किया था। हमारा आइडिया था कि हम लोग चुपचाप से सारी जगह घूम फिर के आ जाएंगे। दरअसल हम उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहते थे जो हम जैसे अनटचेबल लोगों को ट्रेवलिंग के दौरान होती है। जिन जगहों पर हमें स्टे करना था वहां हम पहले से इन्फॉर्म कर चुके थे। हालांकि हम लोग निजाम के स्टेट से होकर जा रहे थे, मगर हमारा कोई आदमी हमें मिलने नहीं आया। दौलताबाद काफी डिफरेंट लगा। वहां हमारे लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हम वहां स्टे करने आ रहे हैं, इसलिए वो लोग शहर के बाहर ही हमारा वेट कर रहे थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि फोर्ट जाने से पहले हम लोग गाड़ियों से उतरकर फ्रेश हो जाएं और कुछ या नाश्ता कर ले। लेकिन हमने सोचा अगर रुके तो देर हो जाएगी और हम अंधेरा होने से पहले ही फोर्ट देख लेना चाहते थे। हालांकि सबका चाय पीने का बड़ा मन हो रहा था, इसलिए हमने मना कर दिया और बोला कि हम लोग वापसी में चाय नाश्ता करेंगे। ये रमजान का मंथ था जिसमें मुस्लिम्स लोग पूरे महीने फास्ट रखते हैं। फोर्ट के गेट के बाहर ही पानी से भरा एक टैंक रखा था। चारों तरफ एक चौड़ी स्टोन पेवमेंट थी। हम लोगों के कपड़े, पूरी बॉडी और फेस सफर की धूल मिट्टी से भरे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश हो जाए। हमने टैंक से पानी निकाला और हाथ पैर धोने शुरू कर दिए। इसके बाद हम फोर्ट के गेट पर पहुंचे। अंदर 8 सोल्जर्स खड़े थे। उन लोगों ने फोर्ट के बड़ा सा गेट हमें एंट्री दे दी। हम लोग अभी गार्ड से फोर्ट के अंदर जाने के बारे में पूछ ही रहे थे कि एक सफेद दाढ़ी वाला एक मुस्लिम बुढ़ा पीछे से चिल्लाता हुआ आया, ये ढेढ़ों यानी अछूतों ने पानी गंदा कर दिया है। बस फिर क्या था, जितने भी वहाँ बूढ़े जवान मुस्लिम्स थे सबने हमें गालियां बकना शुरू कर दिया। ये ढेर सर ज्यादा सर चढ़ गए हैं, ये अपनी औकात भूल गए हैं, इन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। उन लोगों ने हमें घेर लिया था। हमने उन्हें बोला हम बाहर से आए हैं, हमें यहाँ के लोकल कस्टम मालूम नहीं है, मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उनका गुस्सा उन लोकल अनटचेबल्स पर फूट पड़ा जो शोर शराबा सुनकर फोर्ट के गेट पे इकट्ठा हो गए थे। तुम लोगों ने इन आउटसाइडर्स को क्यों नहीं बताया कि इस टैंक का पानी अछूत नहीं छू सकते? वो लोग बार बार उनसे पूछ रहे थे। बेचारे अछूत लोग, वो तो उस टाइम वहां थे भी नहीं जब हमने टैंक से पानी निकाला था। ये हमारी गलती थी जो हमने बिना पूछे उनका पानी छुआ था। लोकल अछूतों ने प्रोटेस्ट किया कि हम क्या करें, हम तो इन्हें जानते तक नहीं। लेकिन वो मुस्लिम्स हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो लगातार हमें और लोकल लोगों को उल्टा सीधा बोलते रहे, गंदी गंदी गालियां देते रहे। इतनी गंदी गालियां सुनकर किसी का भी खून खौलता। हम चुप रहे, रिप्लाई करते तो दंगा फसाद सकता था और लोग मरने मारने को तैयार हो जाते। हम किसी क्रिमिनल केस में नहीं पड़ना चाहते थे, वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता। एक यंग मुस्लिम बार बार बोले जा रहा था, हर किसी को अपने मजहब के हिसाब से चलना चाहिए। असल में वो कहना चाहता था कि अछूतों को पब्लिक टैंक से पानी नहीं लेना चाहिए। उसकी बात मुझे बड़ी बुरी लगी और मैंने गुस्से में उससे पूछा, क्या तुम्हारा मजहब तुम्हें यही सीखता है? अगर कोई मुस्लिम बन जाए तब क्या तुम उसे पानी छूने दोगे? मेरे तीखे सवालों का उन पर कुछ असर दिखा। उनके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था। सब बुत बनकर खड़े थे। मैंने गार्ड से गुस्से में पूछा, अब हम अंदर जा सकते हैं या नहीं? बताओ। अगर नहीं जा सकते तो हम यहाँ से अभी निकलते हैं। गार्ड ने मेरा नाम पूछा। मैंने एक पेपर पर अपना नाम लिख कर दिया। वो अंदर सुपरिटेंडेंट के पास गया और थोड़ी देर में बाहर आया। हमें बोला गया कि आप फोर्ट देख सकते हो, मगर अंदर किसी भी जगह पानी को छूना मत।
एक आर्ड सोल्जर हमारे साथ आया कि कहीं हम पानी गंदा ना कर दे। एक और लेसन मैंने सीखा कि हम लोग सिर्फ हिंदुओं के लिए ही अछूत नहीं है, बल्कि पारसियों और मुस्लिमों के लिए भी उतने ही अछूत है। A doctor refuses to give proper care and a young woman dies. एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है। ये इंसिडेंट काठियावाड़ के एक विलेज की है, जहां एक अनटचेबल स्कूल टीचर था। उसने यंग इंडिया जेल में एक लेटर भेजा था जो कि हमारे बापू यानी गांधी जी चलाते थे। इस टीचर ने अपने लेटर में लिखा था कि कैसे एक हिंदू डॉक्टर ने डिलीवरी के वक्त उसकी वाइफ को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, जिसके चलते उसकी वाइफ और न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो गई थी। ये लेटर कुछ इस तरह था। इस महीने की 5 तारीख को मेरी वाइफ को बच्चा पैदा हुआ था और 7 को मेरी वाइफ बीमार पड़ गई। उसे लूज मोशन हो रहे थे। उसकी कंडीशन काफी खराब थी। उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी पसलियों में भी काफी पेन था। मैं डॉक्टर को बुलाने गया, मगर उसने ये बोलकर इनकार कर दिया कि वो एक हरिजन के घर नहीं जाएगा और न ही वो बच्चे को देखेगा। मैं फिर नगर सेठ और गरासिया दरबार गया और उनसे मदद की भीख मांगी। नगर सेठ ने इस शर्त के साथ कि मैं 2 रुपए फीस दूंगा, डॉक्टर को मेरे घर चलने के लिए मना लिया। डॉक्टर मेरे घर आया, मगर इस शर्त पे कि वो मेरी वाइफ और बच्चे को हरिजन कॉलोनी के बाहर देखेगा। मैं अपनी बीवी और बच्चे को कॉलोनी के बाहर लेकर गया। डॉक्टर ने थर्मामीटर एक मुस्लिम को पकड़ाया। उसने मुझे और मैंने अपनी वाइफ को डोट। मेरी वाइफ ने थर्मोमीटर मुंह में रखने के बाद मुझे दिया। मैंने मुस्लिम को और मुस्लिम ने डॉक्टर को डोट। ये शाम 8 बजे की बात थी। डॉक्टर ने थर्मोमीटर को लैंप की रोशनी में चेक किया और बोला पेशेंट को न्यूमोनिया हुआ है। फिर उसके बाद वो वापस चला गया और मेडिसिन्स भिजवा दी। मैं बाजार से कुछ लिनसीड लेकर आया और अपनी वाइफ को दिया। मेरे 2 रुपए देने के बावजूद डॉक्टर ने मेरी वाइफ को दोबारा चेक करने से मना कर दिया। रात भर मेरी वाइफ की कंडीशन खराब रही और आज दोपहर 2 बजे उसकी डेथ हो गई है। स्कूल टीचर ने लेटर में अपना नाम नहीं लिखा था और ना ही डॉक्टर का नाम लिखा था। ये एक अनटचेबल की गुहार थी, जिसे डर के मारे अपना असली नाम छुपा रहा था। मगर जो कुछ उसके साथ हुआ था एक कड़वी सच्चाई थी, जिसे किसी भी कीमत पर झूठलाया नहीं जा सकता था। उस डॉक्टर ने जो भी किया इंसानियत के खिलाफ था। अगर वो छुआछूत जैसी सोशल एविल्स को सपोर्ट कर रहा है तो उसके पढ़े लिखे होने का फायदा ही क्या था। उसने एक बीमार औरत की क्रिटिकल कंडीशन देखते हुए भी उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसने अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ गद्दारी की थी। कितने शर्म की बात है कि एक हिंदू को इंसानियत से गिरना मंजूर है, मगर एक अछूत को छूना नहीं। A young clerk is abused and threatened until he gives up his job. A young clerk is abused and threatened until he gives up his job. ऐसा ही एक और इंसिडेंट है। ये 6 मार्च 1938 की बात थी। दादर बॉम्बे में कसारवाड़ी वूलन मिल्स के पीछे भंगियों की एक मीटिंग थी, जिसके चेयरमैन थे मिस्टर इंदुलाल यानिक। इस मीटिंग में एक भंगी लड़के ने अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐसे शेयर किया। मैंने 1933 में वेर्नाक्यूलर फाइनल एग्जाम पास किया। मैं 4th क्लास तक इंग्लिश पढ़ा हूँ। मैंने बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल कमेटी में टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया था, मगर मुझे जॉब नहीं मिली क्योंकि कोई वैकेंसी ही नहीं थी। फिर मैंने अहमदाबाद में तलाती यानी विलेज पटवारी में बैकवर्ड क्लास ऑफिसर के लिए अप्लाई किया। मुझे वो जॉब मिल गई। मुझे 19 फरवरी 1936 में तलाती अपॉइंट किया गया था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के बोरसाद तालुका के मामलातदार ऑफिस में मेरी ड्यूटी थी। वैसे तो मेरा परिवार ओरिजिनली गुजरात से ही बिलोंग करता है, मगर गुजरात जाने का ये मेरा पहला मौका था। मुझे नहीं मालूम था कि गवर्नमेंट ऑफिस में भी लोग छुआछूत मानते होंगे।
मैंने पहले ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर दिया था कि मैं एक हरिजन हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे ऑफिस वालों को ये बात पहले से मालूम होगी। मगर वहाँ जाकर मैं हैरान रह गया। जब मैं मामलतदार ऑफिस में चार्ज लेने गया तो वहाँ के क्लर्क का बिहेव कुछ अजीब था। उसने मुझसे पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, सर मैं एक हरिजन हूँ। दूर हटो, एक कोने के जाकर खड़े हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नजदीक आने की? शुक्र करो तुम ऑफिस में हो, अगर बाहर मेरे इतने पास आने की जुर्रत करते तो मैं लातों से तुम्हारा मुंह तोड़ देता। बड़ा आया यहाँ नौकरी करने वाला। उसके बाद उसने मुझसे बोला, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे रखो जमीन पर। मैंने कागज जमीन पर रखे, उसने उठाए और चेक किए। बोरसाद के मामलतदार के ऑफिस में काम करते हुए मुझे पानी तक मुश्किल से नसीब होता था। ऑफिस के बरामदे में पानी के भरे कैन रखे होते थे। पानी पिलाने के लिए एक आदमी भी रखा हुआ था। उसकी ड्यूटी थी सबको पानी पिलाने की। उसकी एब्सेंस में सारे लोग खुद ही पानी निकालकर पीते थे, मगर मैं उन वाटर कैन को छू भी नहीं सकता था। मेरे छूने से पानी गंदा हो जाता, इसलिए मैं पानी पिलाने वाले मेहरबानी पे जिंदा था। मेरे लिए एक छोटा जंग लगा गिलास रखा हुआ था। इस गिलास को ना तो कोई टच करता था और ना ही धोता था। वाटरमैन मुझे इसी गिलास में ऊपर से पानी डालकर देता था। वाटरमैन नहीं है तो मुझे प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती थी। और ये पानी वाला भी कोई कम नहीं था। जैसे ही देखता कि मैं पानी लेने आ रहा हूँ तो वो वहाँ से खिसक जाता था। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मुझे पूरे दिन पानी नहीं मिला। यही परेशानी मुझे रेंट पे कमरा लेते वक्त भी आती है। बोरसाद में मेरा कोई नहीं है और कोई हिंदू मुझे मकान रेंट पे देने को तैयार नहीं होता। यहाँ के अनटचेबल लोग भी मुझे कमरा नहीं देते क्योंकि उन्हें डर है कि अपर कास्ट हिंदू नाराज हो जाएंगे। दरअसल ये अपर कास्ट के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक अछूत क्लर्क की जॉब कर रहा है। इससे भी बढ़कर परेशानी खाने पीने की है। ऐसा कोई इंसान नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ से मुझे खाना मिल सके। मैं सुबह शाम भाजा खरीदता हूँ और गांव के बाहर जाकर अकेले में खाता हूँ। रात को मैं मामलतदार ऑफिस के बरामदे में सो जाता हूँ। इस तरह से मैंने 4 दिन काट लिए। मगर जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अपने पुश्तैनी गांव जैंतरल चला गया। ये बोरसाद से 6 मील दूर है। मुझे करीब 1.5 महीना हो गया है। रोज मैं 11 मील चलकर ऑफिस आता हूँ। उसके बाद मामलतदार ने काम सीखने के लिए एक तलाती मेरे पास भेजा। ये तालाती 3 गांवों का इंचार्ज था, जैंतरल, खापुर और सैचपुर। जैंतराल उसका हेडक्वार्टर है। इस तलाती के साथ मैं 2 महीने जैंतरल में रहा। इस दौरान उसने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया और ना ही मैं एक बार भी उसके विलेज ऑफिस गया। गांव का सरपंच तो और भी खतरनाक है। उसने एक बार मुझे धमकी दी थी, तुम्हारे लोग, तुम्हारे बाप भाई इस गांव के स्वीपर है जो विलेज ऑफिस में झाड़ू मारते हैं और तुम यहाँ ऑफिस में हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो। अपना भला चाहते हो तो ये जॉब छोड़ दो। एक दिन तालाती ने मुझे गांव की पॉपुलेशन टेबल बनाने के लिए सैचपुर बुलाया। मैं जैंतरल से सैचपुर गया। मैंने देखा गांव का सरपंच और तालाती विलेज ऑफिस में बैठे कुछ काम कर रहे थे। मैं अंदर गया और ऑफिस के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। करीब 15 मिनट मैं बाहर ही खड़ा रहा। इतनी दूर से चलकर आने की वजह से मैं वैसे ही थका हुआ था, ऊपर से वो लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे। वही पास में पड़ी एक चेयर लेकर मैं बैठ गया। सरपंच और तालाती ने मुझे देखा और चुपचाप बिना कुछ बोले ऑफिस से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद ही कई लोगों की भीड़ ने मुझे घेर लिया था और इस भीड़ का लीडर था विलेज लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसके जैसे पढ़े लिखे इंसान ने भला इतने लोगों की भीड़ क्यों बुलाई है।
बाद में पता चला कि चेयर उसकी थी जिस पर मैं बैठा हुआ था। उसने मुझे कितनी बुरी बुरी गालियां दी क्या बताऊं। विलेज सर्वेंट रवानिया की तरफ देखकर वो बोला, किसने इस भंगी के पिल्ले को चेयर में बैठने की इजाजत दी। रवानिया ने मुझे उठाया और चेयर ले ली। मैं जमीन पर बैठ गया। गांव वालों ने मुझे घेर रखा था। कोई मुझे गालियां बक रहा था तो कोई धमकी दे रहा था कि वो दरांती से काट कर मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं उन लोगों बोला रहा था, मुझे माफी दे दो, मुझे छोड़ दो, मगर किसी पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी जान खतरे में थी और बचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक आइडिया आया। मुझे इस बारे में मामलतदार को लिखना चाहिए कि अगर मैं इन लोगों के हाथों मारा जाऊं तो मेरा क्रियाकर्म कैसे करना है। इंसिडेंटली मैं ये सोचकर थोड़ा रिलैक्स हुआ कि कहीं इन्हें पता चल गया कि मैं इनकी शिका मामलतदार से करूंगा तो शायद ये लोग पीछे हट जाएं। मैंने रवानिया को बोला, मुझे एक पेपर दो। उसने लाकर दिया। मैंने फाउंटेन पेन से बोल्ड लेटर्स में लिखा, टू मामलतदार तालुका बोरसाद। सर परमार कालिदास शिवराम का सादर नमस्कार। मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरी जान खतरे में है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने पेरेंट की बात नहीं सुनी। मेहरबानी करके मेरे पेरेंट्स को मेरी मौत की खबर पहुँचा दीजिएगा। लाइब्रेरियन ने मेरा लिखा हुआ लेटर पढ़ा। फाड़ो इसे अभी, उसने मुझसे कहा। मैंने लेटर फाड़ दिया। सबने मिलकर मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। तुम खुद को हमारा तलाती बोलते हो, तुम भंगी होकर हमारे ऑफिस में आकर कुर्सी में बैठना चाहते हो। उन लोगों के तेवर देखकर मैं बेहद डर गया। मैंने उनसे रहम की भीख मांगी और बोला, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं ये जॉब भी छोड़ दूंगा। शाम के 7 बजे तक भीड़ ने मुझे वहां से जाने नहीं दिया। तलाती और मुखिया भी तब तक वहां नहीं पहुंचे थे। फिर जब गांव वाले चले गए तो मैं भी 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने पेरेंट्स के पास बॉम्बे लौट आया। यह थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीजा, जिसकी समरी को हमने पूरी तरह से कवर किया है। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संघर्ष भरे जीवन के बारे में जान सके। थैंक यू दोस्तों।